Swayam Prabha. Digital India. Educated India. डियर लर्नर्स, मैं इस विषय पाश्चात्य दर्शन के इतिहास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के व्याख्यान में हम ग्रीक दर्शन में प्लेटो के दार्शनिक विकास का अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ हम कुछ दार्शनिक परंपराओं का भी अध्ययन करेंगे और उनमें तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और तर्कशास्त्र के संरचनात्मक विकास को ग्रीक दर्शन के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। मेरा नाम डॉक्टर निर्भय कुमार मिश्रा है। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़, जेएलए विश्वविद्यालय मथुरा में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। इससे पहले कि हम प्लेटो के दर्शन का विश्लेषण करें, उनकी दार्शनिक प्रवृत्तियों की चर्चा करें कि कैसे प्लेटो में एक संपूर्ण ग्रीक दर्शन का विकास हमें दिखता है और कैसे प्लेटो का दर्शन कहीं ना कहीं अपने परिवर्ती ग्रीक दर्शन और मध्य दर्शन और आधुनिक दर्शन तक सभी दार्शनिकों को प्रभावित करता है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ग्रीक दर्शन में तत्व मीमांसीय, ज्ञान मीमांसीय और तार्किक प्रवृत्तियों का विकास हुआ, किस तरह से ग्रीक दर्शन एक दर्शन के संरचनात्मक विकास की तरफ आगे बढ़ा। तो जैसा कि विषय व्याख्यानों के अंतर्गत हमने प्रारंभिक ग्रीक दर्शन को समझने का प्रयास किया और हमने ग्रीक दर्शन को सामान्यतः 4 विभिन्न कालों में विभाजित किया समझने की दृष्टि से। सोफिस्ट पूर्व दर्शन, सोफिस्ट दर्शन, सुकरातकालीन दर्शन, अरस्तुपर्व दर्शन। अगर हम गहरी तरह से इस दर्शन का विश्लेषण करें तो हम देखते हैं कि यह ग्रीक दर्शन जो कि माइलेशियन थेलीज दार्शनिक के द्वारा प्रारंभ हुआ, वहाँ प्रथम दार्शनिक प्रश्न यह था कि क्या मनुष्य के बुद्धि में यह क्षमता है या मनुष्य में यह क्षमता है कि वो विश्व की व्याख्या कर सके या विश्व के ब्रह्मांड की संरचना को स्पष्ट कर सके या उन सार्वभौम नियमों की व्याख्या कर सके जिससे कि इस विश्व की संरचना का, इसमें विश्व में गति का एक स्पष्ट अवलोकन या स्पष्ट व्याख्या संभव हो। इसी क्रम में हमने देखा कि किस तरह माइलेशियन, आयोनियन स्कूल्स के बाद पाइथागोरस, उसके बाद हम देखते हैं कि इलियाटिक स्कूल और उसके बाद किस तरह से सोफिस्ट स्कूल ने तरह तरह के विचारों को दर्शन शास्त्र में जन्म दिया। महत्वपूर्ण बात ये भी है कि किस तरह से जो शुरुआत हुई आयोनियन स्कूल्स से द्रव्य की समस्या को समझने की, परिमाण की समस्या को समझने की, द्रव्यमाकार की जो दार्शनिक समस्या बहुत लंबे काल तक दर्शन शास्त्र में बनी रही। उसी के बाद हमने ये भी देखा कि किस तरह से परम भूत तत्व या परम तत्व के पीछे जो दार्शनिक विश्लेषण था उसने कैसे पार्मेनिडाइज़ को एक परम सत्व की तरफ अग्रसर किया। वहीं हेराक्लाइटिस ने जो परिवर्तन का नियम देखा, जो गति का नियम देखा और उसे ही सार्वभौम सिद्धांत दिया। किसी ने वायु को परम तत्व कहा, किसी ने जल को कहा, किसी ने अग्नि को कहा, किसी ने कहा कि यह विश्व में सत्य कुछ नहीं है, कुछ भी नियत नहीं है, स्थायी नहीं है, निरंतर नहीं, नित्य नहीं, जैसा कि हेराक्लाइटिस के दर्शन में मिलता है हमें। और पार्मेनिडाइज़ ने कहा कि नित्य ही सत्ता है, अनित्य की कोई सत्ता नहीं, परिवर्तन असत्य है, व्यवहार है, परमार्थ ही सत्य है जहाँ पे सत्य का ज्ञान हमें होता है। इस तरह से दर्शन शास्त्रियों ने विचार व्यक्त किए, विश्व की व्याख्या को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये विचार एक दौर पर सोफिस्ट दर्शन आते आते सोफिस्ट में यह इन विरोधाभासी विचारों ने कहीं ना कहीं सोफिस्ट दर्शन को जन्म दे दिया। सोफिस्ट दर्शन शुरुआत में तो
बहुत ही सम्मानीय दर्शन के रूप में उभरा, जहाँ व्यक्ति तर्कशास्त्र के आधार पर, कुशल वक्ता होने के आधार पर अपने ज्ञान का विश्लेषण करता था, और न फिर धीरे धीरे यह वृत्ति बन गया, और वृत्ति के बाद सोफिस्ट किसी भी ज्ञान को अज्ञान, किसी भी अज्ञान को ज्ञान सिद्ध करने में समर्थ थे अपने तर्कों के द्वारा। सोफिस्टों का सबसे बड़ा जो निराशावाद है वो सोफिस्टपूर्ण दर्शन को लेकर के है। उनका मानना है कि कोई भी सामान्य का ज्ञान नहीं होता, सब कुछ, कोई दार्शनिक कुछ कहता है, कोई दार्शनिक कुछ कहता है। जैसे कि हम अध्ययन कर रहे हैं 2 लेक्चर से, तो कई विद्यार्थियों में भी ये कन्फ्यूज़न या ये भ्रांति बनी होगी कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या नियम है, क्या गति है। इसी प्रकार की जो मानसिक वेदना थी वो सोफिस्टों के अंदर भी व्याप्त हुई, और उन्होंने यह निर्णय लिया कि कुछ भी बाहर सत्य नहीं है, और सभी सत्यों का मानदंड जो है वो मनुष्य है। जैसा कि हमने प्रोटेगोरस की फ़िलॉसफ़ी में ये चरम पंडित देखी सोफिस्ट दर्शन की, जहाँ वो कहते हैं कि मानव ही हर एक चीज़ का मानदंड है। वहाँ पे हम सापेक्षवाद और व्यक्तिवाद का उदय देखते हैं सोफिस्ट दर्शन में, प्रोटेगोरस की फ़िलॉसफ़ी में, दर्शन में। और सर्वप्रथम हम ये भी देखते हैं कि प्रोटेगोरस की फ़िलॉसफ़ी जो दर्शन है उसमें व्यक्ति एक बायोलॉजिकल व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो इंडिविजुअल है, वो एक नियम है किसी भी सत्ता को परिभाषित करने का, अपने संदर्भ के अनुसार, अपने प्रत्यक्ष के अनुसार, अपने उपयोग के अनुसार, और अपने व्यवहारिक जगत के सिद्धि के कार्यों के आधार पर वो इसको सिद्ध कर सकता है या सिद्ध कर सकता है। तो व्यक्ति ही मानदंड बनता है। यहाँ प्रोटेगोरस की जो बहुत इम्पोर्टेंट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसे हम कहेंगे योगदान दर्शन में, वो ये है कि उनके ही दर्शन से सर्वप्रथम हमें जो आज का प्रैग्मेटिज्म है, यूटिलिटेरियनिज्म है, उसका हमें एक जन्म दिखता है प्रोटेगोरस के दर्शन में। उसके बाद हम सोफिस्ट के दर्शन ने किस प्रकार का निराशावाद और ज्ञान की संभावना जो व्यक्त की, उसने कहीं ना कहीं सुकरात कालीन दार्शनिकों को प्रभावित किया। स्वयं सुकरात भी काफ़ी प्रभावित हुए, और सुकरात का दर्शन ज्ञान की संभावना का दर्शन है। और सुकरात में हम देखते हैं कि उनके पूर्ववर्ती सभी दार्शनिकों के विचारों का समावेश हुआ। यद्यपि सुकरात की जो का दर्शन है वो कोई लिखित नहीं है, प्लेटो के संवादों में है, लेकिन ज्ञान की संभावना, ज्ञान के विश्लेषण से ज्ञान की संभावना, और ज्ञान की संभावना से संभावना का काल हमें सुकरात में दर्शता है। और उसके बाद जब अरस्तु कालीन में हम देखते हैं कि किस तरह यही ज्ञान, यही बुद्धि विवेक किस तरह से 2 विभिन्न स्कूलों में या शिक्षा संस्थाओं में बढ़ जाता है। एक को हम एपिक्यूरियंस बोलते हैं जो सुखवादी हैं, और स्टोइक्स जो बुद्धिवादी हैं। एक अपने जीवन में सुख को विश्लेषित करने के लिए ज्ञान का प्रयोग करता है, परिष्कृत सुख आनंद के लिए, और दूसरा अपने जीवन में एक ज्ञान का प्रयोग या बुद्धि विवेक का प्रयोग इस आधार पर करता है कि उससे हमें कर्तव्य का बोध हो, हमें सद्गुण का बोध हो, हमें वर्चूज़ का बोध हो। और इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह ग्रीक दर्शन अपने विभिन्न कालों में पलता बढ़ता और पुष्ट होता दिखता है। अब हम इस बात की चर्चा करेंगे या दर्शन में यह विश्लेषण करेंगे, क्योंकि जो ये पाश्चात्य दर्शन का इतिहास ये विषय है, इसमें न केवल हमें दार्शनिकों की चर्चा करनी है, न केवल उनकी दार्शनिक प्रवृत्तियों के, इनके विचारों का अध्ययन करना है, बल्कि हमें ये भी जानने का प्रयत्न करना है। एक दर्शन शास्त्र के विद्यार्थियों को ये समझने का प्रयत्न करना होता है दर्शन के इतिहास में किस तरह ये प्रवृत्तियाँ दर्शन की समस्याओं को जन्म देती हैं, या किस तरह से उन समस्याओं का समाधान करने में दार्शनिक दर्शन में कुछ जोड़ते हैं या घटाते हैं, या किस तरह से दर्शन की संरचना पर काम करते हैं। तो इस तरह से हमें एक दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी को एक समझ के आधार पर आगे बढ़ना होता है दर्शन को समझने के लिए। सबसे पहले जो हम देखते हैं कि इस तरह से ग्रीक दर्शन आगे बढ़ा और विभिन्न प्रकार के विचार आ गए, तो सोफिस्ट का जो सबसे बड़ा जो प्रहार था इस पूर्व ग्रीक फिलॉसफी पे, वो यह था कि जो भी दर्शन अब तक उनके प्रारंभ में हुआ, वो किसी भी प्रकार के निश्चित ज्ञान की पुष्टि करने के लिए निश्चित तर्क देने में अक्षम है। उन्होंने ये भी देखा कि
विभिन्न प्रकार के दार्शनिक विभिन्न तर्कों से विभिन्न तरह की सत्ताओं को सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन कोई भी दार्शनिक अपने पारिभाषिक प्रत्ययों में उन सत्ताओं को सिद्ध नहीं कर पाया, या कहीं ना कहीं सोफिस्टों को एक जो इनकैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन माइंड, या हम कहें मानव की बुद्धि की जो सीमा या सीमितता या अक्षमता दिखाई दी, वो इस बात में कि मानव की बुद्धि इस विश्व की व्याख्या करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि जो भी व्याख्या वो करती है उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे विरोधाभास निकल के आते हैं, और उन विरोधाभासों के चलते किसी भी प्रकार के निश्चित ज्ञान की अभिव्यक्ति नहीं होती है, पुष्टि नहीं होती है, उनको स्थापित नहीं किया जा सकता। यहाँ पर ज्ञान और व्यवहार की समस्या हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दी, और इसी समस्या ने कहीं ना कहीं दार्शनिक विवेचना को और आगे बढ़ाया, उस काल में आगे ले गए और दर्शन के संरचनात्मक विकास को भी अग्रसर किया। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो समस्याएं बनी उनमें सबसे पहले तो विश्व की व्याख्या अपने आप में एक समस्या बनी, जो कि सोफिस्टों के अनुसार जिस तरह से दार्शनिकों ने जो प्रयत्न किए उनके द्वारा ये संभव नहीं हुआ। दूसरी जो समस्या हमें दिखाई दी वो मानव बुद्धि की समस्या दिखती है कि मानव बुद्धि इस प्रकार की व्याख्या करने में अक्षम है या नहीं कर सकती। या तीसरी समस्या हमें दर्शन में दार्शनिक विरोधाभास की जो समस्या है, ये तीन वृहद समस्याएं जिन्होंने सोफिस्ट दर्शन को आगे बढ़ाया या उनको एक बहुत मजबूत आधार दिया पूर्ववर्ती दार्शनिक सत्य को नकारने का। इसी तरह जब ज्ञान ही एक समस्या हो गया, जब किसी प्रकार के प्रत्यय, निश्चित प्रत्यय की स्थापना नहीं हो सकती, तो उस ज्ञान के अनुरूप व्यवहार भी निश्चित नहीं हो सकता। क्या न्याय है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या जीवन का सही निर्णय है, जीवन किन आधारों पे जीना चाहिए, सही राज्य की अवधारणा क्या है, सही सुंदरता की अवधारणा क्या है, सत्य की अवधारणा क्या है, और सही नीति शास्त्र क्या है, या नैतिक नियम कौन से सत्य हैं। क्योंकि नैतिक नियमों में भी बहुत सारे विरोधाभास दिखे सोफिस्टों को, तो उन्होंने ये दिखाया कि कोई भी यूनिवर्सल मोरल लॉ नहीं है, कोई भी यूनिफॉर्म लॉ नहीं है, हर जगह अनिश्चितता है, विरोधाभास है। तो इस तरह जो ज्ञान की समस्या थी उसने कहीं ना कहीं व्यवहार की समस्या को भी जन्म दिया, और इस तरह से कहीं ना कहीं दर्शन के संरचनात्मक विकास को सोफिस्ट के दर्शन ने बहुत अधिक प्रभावित किया। और इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह आगे के दार्शनिकों ने कहीं ना कहीं एथिक्स को लेकर के, मोरालिटी को लेकर के, पॉलिटिक्स को लेकर के, फ़िलॉसफी को लेकर, रिलीजन में, पोएट्री में, हर जगह इस तरह से दर्शन की संरचनात्मक विकास को हम देखते हैं, दर्शन को आगे पुष्ट बढ़ता देखते हैं। अब हम एक चर्चा करेंगे ग्रीक प्रबोधन काल की, जो कि हम देखते हैं कि 5वीं शताब्दी के मध्य में एक ग्रीक दर्शन में जो जितने भी दार्शनिक प्रयत्न हुए, तो उसमें कहीं ना कहीं दो बातें थीं। जिस तरह से ग्रीक दर्शन में कॉस्मोगोनीज एंड थियोगोनीज, इन दो प्रत्ययों की चर्चा बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि जिस तरह से ग्रीक दर्शन आगे बढ़ा उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से वो माइथोलॉजिकल सेंस पे नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रत्ययवादी विचारों पे या ब्रह्मांड के उन रहस्यों को खोजने के लिए या उन शक्तियों को खोजने के लिए आगे बढ़ा दर्शन में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ग्रीक का प्रबोधन काल उस स्टेट पर आता है जहाँ पर सब एक सोफिस्ट दर्शन का भी उदय हो चुका था, पूर्व दर्शन का भी विकास हो चुका था। अब अनर्गल बातों के वरन हर व्यक्ति हर क्षेत्र में, चाहे वो नैतिकता का क्षेत्र हो या राजनीति शास्त्र का हो या दर्शन का हो या धर्म का हो,
हर क्षेत्र में जो भी व्यक्ति संरचना कर रहा था या जो भी व्यक्ति दर्शन कर रहा था, वो कहीं न कहीं एक तर्कशील तरीके से, विवेकशील होकर के तर्कों के आधार पर उन बातों को रख रहा था। चाहे वो प्राकृतिक विज्ञान की बात करें, नेचुरल साइंस में ये बात हो रही हो, चाहे कला में हो, चाहे धर्म में हो, जिस तरह से स्वतंत्र विचार का जो विकास हुआ, जिसको कि हम देखते हैं मुख्यतः ये जो प्रबोधन काल है वो एथेंस शहर नगर में हुआ। और एथेंस नगर में जिस तरह से दार्शनिकों ने, कवियों ने, राजनेताओं ने, बड़े बड़े विद्वानों ने शरण ली, इस प्रबोधन काल ने इस एथेंस की न केवल नागरिक विकास को आगे बढ़ाया, बल्कि इस दार्शनिक विकास ने, इस बुद्धिवादी विकास ने एथेंस को एक बहुत ही सुंदर स्थान बना दिया व्यापार के लिए, वाणिज्य के लिए, राजनीति के लिए और अन्य रंगमंच कार्यक्रमों के लिए, जो कि हम देखते हैं बड़े बड़े नगर, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े चरित्र वाले लोग हमें देखते हैं उस काल में, चाहे वो सोक्रेटिस हो या पाइमेनिडेस हो, हेरोडोट्स के क्रिटिकल हिस्ट्री को देखते हैं, या हम हिपोक्रेटस की जो उपलब्धि है मेडिकल साइंस में, चिकित्सा विज्ञान में, या होमर के काव्यों में उन चीज़ों को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं इन सभी विकास में हमें ग्रीक का प्रबोधन काल नज़र आता है। और उसके पीछे के जो ग्रीक दर्शन के इतिहास में जाएं, तो जिस तरह से ग्रीक दर्शन ने एक दार्शनिक तरीके से आगे बढ़ाए, उसको हम उस दार्शनिक तरीके को हम आज आधुनिक दार्शनिक तरीके से बिल्कुल तुलना नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमें ये कहना पड़ेगा कि जो पूर्वतः रहस्यवादी चीज़ों से या अनर्गल बातों से जो विश्व की व्याख्या थी, उसका एक रूपांतरण हो गया तार्किक आधार पर, विश्व के परमाणुओं के आधार पर खोज करना, महाभूतों के आधार पर खोज करना, गति के नियम के आधार पर खोज करना, द्रव्य के आधार पर खोज करना, या परम सत्ता के आधार पर खोज करना, या स्वरूप या संख्या या ज्यामितीय आकार या सामंजस्य के आधार पर विश्व की व्याख्या करना, एक रूपता के आधार पर व्याख्या करना, सार्वभौम नियमों की खोज की तरफ अग्रसर होना, ये इन सभी विकास क्रम में ग्रीक के एनलाइटनमेंट को जन्म दिया। और जहाँ सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण जो भूमिका थी वो सोफिस्टों ने अदा की, जिस तरह से उन्होंने अपने पूर्व दर्शन का आलोचनात्मक विश्लेषण किया, उसके पर्वतीय दर्शन को उन्होंने बहुत ही पुष्ट किया। और ग्रीक एनलाइटनमेंट अपने आप में एक बहुत ही सुंदर घटना के रूप में ग्रीक दर्शन के इतिहास में प्रसिद्ध है। ग्रीक एनलाइटनमेंट को हमें जो 18वीं शताब्दी का जो ग्रीक का जो एनलाइटनमेंट है या प्रबोधन काल है, उससे तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो एक अलग काल है जहाँ पे धार्मिक और नैतिक और सामाजिक आंदोलनों का काल है, अधिकारों का संघर्ष है। यहाँ पर जो ग्रीक प्रबोधन काल है वो मुख्यतः दार्शनिक संरचनाओं से आगे बढ़ा, सोफिस्टों के तर्कों से गुजरा, और फिर एक बहुत ही पुष्ट तरीके से एथेंस में जिस तरह से कई तरीके की गतिविधियों, जैसे कि हमने चर्चा की, दार्शनिक गतिविधियाँ हों या धार्मिक गतिविधियाँ हों या नैतिक जीवन हो या प्राकृतिक विज्ञान की रचना हो या चिकित्सा विज्ञान की रचना हो या नाट्य काव्य की रचना हो, इन सभी में हमने मानव बुद्धि की अभिव्यक्ति देखी, तर्क पूर्ण विचारों का समागम देखा। इन सब ने इस ग्रीक प्रबोधन काल को जन्म दिया। अब हम एक चर्चा करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे दार्शनिक विकास क्रम में कि सोफिस्ट दर्शन का ग्रीक दर्शन के विकास पर क्या प्रभाव हुआ। वैसे तो सोफिस्ट दर्शन को की आलोचना ही की जाती है एरिस्टोटल और प्लेटो के संवादों में, या ये बात भी आलोचना की जाती है कि किस तरह से उन्होंने ज्ञान को असंभव्य बना दिया, या सोफिस्ट अपनी वृत्ति के लिए और अपने पैसे कमाने के लिए कुछ भी साबित कर सकते थे। अगर वो कोई एक्स है तो एक्स को वाई भी साबित करते थे और वाई को जेड भी साबित करने की उनके अंदर क्षमता थी। और ये सब इसलिए था क्योंकि वो तर्कशील थे, वक्ताशील थे, कुशल वक्तव्य थे, और इस तरह से उन्होंने अपने इस दार्शनिक गुण का अपनी वृत्ति के लिए और पैसे कमाने के लिए प्रयोग किया। और बाद में परवर्ती कालों में सोफिस्ट शब्द जो है अपने आप में एक आलोचनात्मक शब्द बन गया। लेकिन फिर भी हमें ये समझना होगा कि सोफिस्ट का एक अलग महत्व है ग्रीक दर्शन के विकास पे, और इसका उल्लेख हमें हेगल के दर्शन में मिलता है। कैसे हेगल और अन्य कुछ दार्शनिक इसकी चर्चा करते हैं कि सोफिस्टों के दर्शन का
ग्रीक दर्शन पे क्या प्रभाव पड़ा, तो सर्वप्रथम प्रभाव जो हमें दिखता है वो ये है कि इन्होंने दर्शन को के स्वरूप को, दर्शन को जो एक क्रिटिकल जो फेज था उसमें लेकर के आ गए, आलोचनात्मक स्वरूप में लेके आ गए। तो दर्शन को जो आलोचनात्मक स्वरूप है या सेल्फ क्रिटिकल एक्ट एज ए फिलॉसफी, ये जो विकास है, डेवलपमेंट है जो हम, वो सोफिस्ट दर्शन का ग्रीक दर्शन पर एक प्रभाव दिखता है। दूसरा, ज्ञान के सिद्धांत या ज्ञान की समस्या, ये सर्वप्रथम हमें सोफिस्टों के ही चर्चाओं में दिखती है, क्योंकि उससे पहले के दर्शन में केवल ज्ञान ही है, ज्ञान को समझने का प्रयास है, लेकिन ज्ञान एक समस्या कैसे बना, ये सोफिस्टों ने अपने तर्कों के द्वारा दिखाया। तो दर्शन को आलोचनात्मक स्वरूप देना, ज्ञान के सिद्धांत को की चर्चा करना, ज्ञान के संभावना की चर्चा करना, ज्ञान की समस्या को आगे ले जाना, जिसके जो मंच सोफिस्टों ने सुकरात के दर्शन के लिए तैयार किया, जो मंच सोफिस्टों ने प्लेटो और अरस्तू के दर्शन के लिए तैयार किया, उसके लिए सोफिस्ट दर्शन का स्पष्ट ग्रीक दर्शन पर प्रभाव दिखता है। यही नहीं, सोफिस्टों ने जिस तरह से ज्ञान के पर चर्चा की, ज्ञान की समस्या को आगे लेकर के आए, उन्होंने हर क्षेत्र में ये दिखाने की कोशिश की, चाहे वो धर्म हो या नैतिकता हो या राजनीति हो या कोई भी साइंस हो, जहाँ पे सोफिस्टों ने अपने तर्क दिए, वहाँ ये दिखाने का प्रयत्न किया कि हमें अपने विचारों को पुनः अध्ययन की आवश्यकता है, या अपनी परिभाषाओं को सुव्यवस्थित करने की ज़रूरत है, या हमें उन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की खोज करने की ज़रूरत है। बस हमें ये देखना है कि जो संदेहवाद सोफिस्ट दर्शन ने दिया, इस पूरे ग्रीक दर्शन को, जो संदेहवाद हमें आगे देकार्त के दर्शन में भी दिखता है, और ये जो संदेहवाद था, ये सोफिस्टों ने एज ए एंड यूज़ कर लिया। यही गलती सोफिस्टों की थी, क्योंकि उन्होंने इस संदेह को ही लक्ष्य समझ लिया, जबकि संदेह केवल साधन मात्र था, साध्य था ज्ञान की प्राप्ति। और इसी साध्य की प्राप्ति के लिए हमें आगे सुकरात के दर्शन में दिखता है कैसे सुकरात ने इसी संदेह को साधन के रूप में लेकर के ज्ञान को साध्य माना और ज्ञान को प्रतिष्ठित किया अपने विचारों के आधार पर। लेकिन फिर भी हमें इतना कहना होगा कि सोफिस्ट दर्शन का स्पष्ट ग्रीक दर्शन पर प्रभाव है, और हमें स्वीकारना पड़ेगा कि सोफिस्ट दर्शन ने फिलॉसफी को, जो एक दर्शन को एक आलोचनात्मक संवाद की तरह रखा है, या जिस तरह से उन्होंने नेगेशन किया है, द्वंद्वात्मक तर्क शैली का जो डेवलपमेंट किया है, जो आगे हम देखते हैं किस तरह प्लेटो ने इसको का प्रयोग किया, इस द्वंद्वात्मक शैली का, इस नकारात्मक खंडन की शैली का, इस दार्शनिक आलोचनात्मकतावाद का जिस तरह से उन्होंने, सोफिस्टों ने एक विकास किया, उसने संपूर्ण ग्रीक दर्शन को और उसके विकास को प्रभावित किया है। अब हम ये देखेंगे कि ग्रीक एवं सोफिस्ट दर्शन का सुकरात के दर्शन पर क्या प्रभाव पड़ा। सुकरात के दर्शन की चर्चा हमने पिछले व्याख्यान में भी की थी। तो सुकरात के दर्शन में हम देखते हैं कि सुकरात के जो विज्ञानवाद है, या जो प्लेटो के संवाद में, मूलतः फिडो में, जिस तरह से प्लेटो ने सुकरात के विज्ञानवाद की चर्चा की है, उसमें जो विज्ञान है उसकी संरचना अगर हम देखते हैं, उसको अगर हम उसके अगर विज्ञान जो सुकरात का विज्ञान है, इसको अगर हम तत्वमीमांसीय ज्ञान मीमांसीय तार्किक आधारों पर अगर इस विज्ञान का हम विश्लेषण करें, तो हम पाएंगे कि कहीं ना कहीं इस विज्ञान की संरचना में, या कहीं ना कहीं सुकरात के इस सोफिस्टों के जो चुनौती थी उनके लिए कि ज्ञान संभव नहीं है, और जिस तरह से सुकरात ने ज्ञान की प्रतिष्ठा की है, उसके स्वरूप को अगर हम तत्वमीमांसी, ज्ञान मीमांसी और तार्किक आधार पर विश्लेषण करें, तो हमें ये दिखता है कि सुकरात के दर्शन में जिस तरह से थेरीज के एक द्रव्य की समस्या या माइलेशन मत के द्रव्य और आकार की समस्या दिखती का भी समावेश दिखता है, वहीं पाइथागोरियन के स्वरूप का भी समावेश दिखता है,
वहीं हेराक्लाइटस का जो व्यवहार और परमार्थ का भेद है, उसमें हेराक्लाइटस के परिवर्तन का नियम और पाइमेडिस की जो शुद्ध परम सत्ता है उसका भी बोध दिखता है, और या उनके जो व्यवहारिक और परमार्थिक का जो भेद है वो भी दिखता है। और उसी प्रकार जो सोफिस्टों का संदेह है वो भी हमें दिखाई देता है। और इस तरह से एक प्रकार से ग्रीक दर्शन, समस्त ग्रीक दर्शन का प्रभाव हमें सुकरात के दर्शन पर, उनके ज्ञान के सिद्धांत पर, जिस तरह से उन्होंने ज्ञान की प्रतिष्ठा की, जिस तरह से उन्होंने द्वंद्वात्मक तर्क के आधार पर ज्ञान की प्रतिष्ठा की, उसमें हमें स्पष्ट रूप से ग्रीक और सोफिस्ट दर्शन का प्रभाव दिखता है। सुकरात के दर्शन का एक प्रभाव जो ग्रीक दर्शन पे स्पष्ट रूप से दिखता है, उसकी चर्चा भी हमें यहाँ पे करना चाहिए, और वो है सुकरात की जो दार्शनिक पद्धति है। यद्यपि कि जैसा कि मैंने बताया, सुकरात अपने आप में एक बहुत ही अनोखे ग्रीक दार्शनिक हैं। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने बिना कुछ लिखे ही हुए इतना कुछ दे दिया ग्रीक दर्शन को कि शायद कोई ऐसी ग्रीक दार्शनिक प्रवृत्ति होगी जो इनके दर्शन से प्रभावित नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं जो ग्रीक दर्शन, जो सुकरात का दर्शन हमें प्लेटो के संवादों में दिखता है, जैसे कि प्रोफेसर रसेल, महान दार्शनिक, भी कहते हैं कि सुकरात से हमें क्या मिला ये बहुत निश्चित नहीं है कि बहुत कुछ या कुछ, इसमें बड़ा ही अंतर है। लेकिन फिर भी हमें ये समझना होगा कि सुकरात के दर्शन ने एक ग्रीक दर्शन को बहुत प्रभावित किया, और सबसे ज़्यादा प्रभावकारी जो उनकी पद्धति थी, यद्यपि कि सुकरात ने कहीं इस बात का उल्लेख नहीं किया कि उन्होंने किसी दार्शनिक पद्धति का निर्माण किया है, क्योंकि वो बहुत ही प्राकृतिक रूप से ही, या उनका व्यवहार ही ऐसा था कि जहाँ भी वो मित्र मंडली में या गली में, सड़क में, मंदिर में, गिरजाघर में, या किसी भी दुकान पे कहीं भी जाते थे तो अपने लोगों से जिस तरह से कि वो चर्चा करते थे कि न्याय क्या है, सत्य क्या है, धर्म क्या है, अच्छा जीवन क्या है, बुरा जीवन क्या है, और जिस तरह से वो व्यवहारिक उद्देश्यों के साथ उनसे बात करते थे, वो बहुत ही अनजान सा था, बहुत ही इनोसेंट था, जिसे कहें वो बच्चों की तरह एकदम उनसे बात करते थे। और जिस तरह से हमने 5 इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखी हैं सुकरात के दार्शनिक पद्धति में, या जिसे हम कहते हैं द्वंद्वात्मक पद्धति भी जिसे बोलते हैं, इनमें 5 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिन्हें हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि इन 5 चीज़ों ने कहीं ना कहीं इस समस्त पाश्चात्य दर्शन को बहुत कुछ दिया है। तो सबसे पहले जब हम ये देखते हैं कि इनकी दार्शनिक पद्धति में से हम द्वंद्वात्मक पद्धति कहते हैं, द्वंद्वात्मक पद्धति का सबसे जो पहला जो विशेषता है वो ये है कि यह संदेहवादी है। ये संदेहवाद हम सोफिस्टों से सीधे देखते हैं कैसे ये सुकरात की उस दार्शनिक विश्लेषण पद्धति में दिखाई देता है। तो द्वंद्वात्मक पद्धति संदेहवादी है, ये किसी भी चीज़ को नहीं मानती बल्कि उलट उस पर तर्क करती है, उसको नकारती है, उस पर द्वंद्वात्मक तर्क करती है। अगर वो दिन है तो वो रात से चलती है, अगर वो सही है तो गलत के उदाहरण के साथ चलती है। तो पहला लक्षण है कि ये संदेहवादी है। दूसरा लक्षण जो संदेहवाद हम देखते हैं किस तरह से आगे जाकर के देकार्त ने भी इस तरह संदेहवाद का इस्तेमाल किया अपने दर्शन के विकास में। जैसे कि सुकरात ने इसे साधन के रूप में लिया और साध्य ज्ञान को सिद्ध किया, ठीक उसी प्रकार देकार्त भी संदेहवाद को साधन की तरह ले चलते हैं और ज्ञान की पुष्टि, निश्चित ज्ञान की पुष्टि को साध्य के रूप में करते हैं। तो संदेहवाद ने कहीं ना कहीं पूरे जो स्केप्टिसिज्म है फिलॉसफी में, दर्शन में, या संदेहवाद जो दर्शन में है, स्केप्टिकल स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, कहीं ना कहीं उन सबको प्रभावित किया। स्पष्ट रूप से ये प्रभाव सोफिस्ट से सुकरात में आया और सुकरात से पर्वत दार्शनिकों में गया। दूसरा जो विशिष्ट लक्षण हमें दिखता है कि पद्धति में, वो ये है कि ये संवादात्मक है। ये पद्धति सुकरात की संवादात्मक है, ये संवाद करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, जिसमें ये कि जिसके साथ भी दार्शनिक चर्चा करते हैं उसको पूरा उसमें प्रतिभाग करवाते हैं और उसके ही द्वारा ये बहुत ही इनोसेंट तरीके से उससे बात करते हैं, या जिसे हम सोक्रेटिक आयरॉनी भी बोलते हैं कि सुकरात को कुछ नहीं पता है। इस तरह से वो संवाद करते हैं, संदेह करते हैं और संवादात्मक रूप से वो अपने साथी को इन्वॉल्व करते हैं उसमें, जिससे कि वो खुद अपने स्वतः ज्ञान के द्वारा या स्वतः क्षमता के आधार पर सत्य चीज़ों का ज्ञान प्राप्त कर सके, या ये जान सके कि वो क्या नहीं जान सकता है या कहाँ तक उसकी गति नहीं है। तो ये बहुत ही संवादात्मक शैली की तरह आगे बढ़ता है। उसके बाद एक लक्षण और हम देखते हैं जो संदेहवादी है और संवादात्मक है इनकी शैली, और उसी तरह तीसरा जो बहुत ही
महत्वपूर्ण जो बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है इनकी पद्धति, जो इन्होंने पूरे दर्शन शास्त्र को दिया है आगे, खासकर प्लेटो और अरस्तू को दिया है, वो है इनकी प्रत्यात्मक शैली, कॉन्सेप्चुअल, या जैसे हम कह सकते हैं कि डेफिनिशनल इम्पोर्ट इन फिलॉसफी, वो हमें सुकरात के दर्शन से दिखता है। और इसी डेफिनेशनल इम्पोर्ट ने बहुत कुछ इस दर्शन को दिया, क्योंकि जब भी कोई बात करते हैं तो ये उस कॉन्सेप्ट के आधार पर, उस प्रत्यय के आधार पर उस बात को समझाने या समझने का प्रयत्न करते हैं, या किसी बात को एक सतही स्तर से उस प्रत्यय के स्तर पर ले जाते हैं जहाँ पर वो बात धीरे धीरे अपनी वास्तविकता की ओर दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं इस प्रत्यात्मकता का जो इन्वॉल्वमेंट है फिलॉसफी में, वो सुकरात दर्शन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है और योगदान भी है दर्शन को। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे ये इंडक्टिव फिलॉसफी या अनुगणात्मक या इंडक्टिव रीजनिंग को भी हम इनकी द्वंद्वात्मक दर्शन में देखते हैं। जिस तरह से ये अन्य उदाहरण लेकर के आते हैं या प्रोविजनल डेफिनेशंस लेकर के आते हैं, उसके आधार पर वो चीज़ों को समझाने का प्रयास करते हैं या उसके आधार पर चीज़ों को नकारते हैं और धीरे धीरे उसकी सिद्धि की तरफ बढ़ते हैं। तो जो प्रोविजनल एग्जाम्पल्स हैं, जो वर्ल्डली एग्जाम्पल्स हैं, जो उदाहरण हैं, उनके आधार पर सुकरात अनुगणात्मक शैली का भी प्रयोग करते हैं अपनी इस द्वंद्वात्मक पद्धति में। और अंततः हम देखते हैं कि इनकी इस प्रकार के दार्शनिक पद्धति में हमें निगमनात्मक लक्षण भी दिखता है। तो निगमनात्मक मतलब ये सुकरात पे एक जो डेफिनेशन है, जो कॉन्सेप्ट है, जो स्वतः सिद्धांत हैं, उनके आधार पर भी चीज़ों का खंडन करते हैं या उनकी सिद्धि करते हैं या बताने का प्रश्न करते हैं कि किस तरह कुछ चीज़ें जो सत्य लगती हैं, सत्य दिखती हैं, या जिस तरह की धारणाओं को हम मान करके चलते हैं जीवन में, वो कहीं ना कहीं अपने मूल सिद्धांतों से बिल्कुल अलग होती हैं, बिल्कुल सत्य होती हैं। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह सुकरात के दर्शन का ग्रीक दर्शन पर प्रभाव पड़ा और उनकी द्वंद्वात्मक पद्धति ने कैसे किस प्रकार समस्त पाश्चात्य दर्शन को प्रभावित किया। और निगमनात्मक शैली का, इंडक्टिव रीजनिंग का, हमने देखा कि फ्रांसिस बेकन में जिस तरह से आगे इंडक्टिव रीजनिंग डेवलप दिखती है। निगमनात्मक शैली का या तार्किक शैली का विकास जैसा कि हमें अरस्तू के दर्शन में दिखता है, और संदेहवाद और प्रत्यात्मकता जो कि हमें प्लेटो के दर्शन में दिखती है। तो इस प्रकार ग्रीक एवं सोफिस्ट दर्शन का सुकरात दर्शन पर एक महान प्रभाव दिखता है, और सुकरात के दर्शन का अपने परवर्ती पाश्चात्य दर्शन पर भी एक बड़ा प्रभाव दिखाई देता है। अब हम आगे इस व्याख्यान में एक महान दार्शनिक प्लेटो के दर्शन की चर्चा करेंगे। प्लेटो को द कंप्लीट ग्रीक या पूर्ण ग्रीक भी कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्लेटो के दर्शन में हम सभी ग्रीक दार्शनिकों के विचारों का एक बहुत ही सुंदर सामंजस्य देखते हैं। जिस तरह से उन्होंने हर एक के विचार को अपने विज्ञान के सिद्धांत, ज्ञान के सिद्धांत, स्वरूप के सिद्धांत और तत्वमीमांसी, ज्ञान मीमांसी और तार्किक संरचना में जिस तरह से उन्होंने अपने दर्शन का विकास किया है, उस विकास में कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पूर्ववर्ती सभी ग्रीक दार्शनिकों के विचारों का सम्मान दिया है, जिस तरह से उन्होंने उसको समावेश दर्शन में किया है। प्लेटो इस तरह से ग्रीक एवं विश्व दर्शन के एक महान दार्शनिक के रूप में उभरे, और ग्रीक दर्शन इनके बिना एकदम अधूरा सा दिखेगा। अगर हम प्लेटो का दर्शन हटाएं तो शायद ग्रीक के पूर्ववर्ती विचारों का समावेशन और परिवर्ती विचारों का विकास संभव नहीं हो सकता। एथेंस में अपनी प्रसिद्ध संस्था एकेडमी की स्थापना प्लेटो ने की, और इनकी जो रचनाएं हैं वो संवादात्मक शैली में लिखी हैं। प्लेटो सुकरात के मृत्यु के बाद काफ़ी दुखी हुए और वो एथेंस छोड़ के वापस आ गए, ग्रीक से छोड़ करके एथेंस में आ गए, और ग्रीक प्रजातंत्र के विरुद्ध उनकी अनास्था हो गई। जिस तरह से प्लेटो के दार्शनिक काल को हम देखते हैं तो इसको हम 3 भागों में रख सकते हैं। एक एकेडमी के स्थापना के पूर्व का काल है, जहाँ जब प्लेटो ने अपनी कुछ बहुत ही प्रसिद्ध रचनाओं की रचना की, जिनमें कि एपोलॉजी, क्रिटो, प्रोटैगोरस, जॉर्जियस, मेनो, फेडो, सिम्पोजियम। एकेडमी की स्थापना के तुरंत बाद उन्होंने 2 महान रचनाएं की, जिनकी चर्चा आज हम करेंगे, खासकर फेडो और रिपब्लिक में,
जिस तरह से प्लेटो ने अपने विज्ञानवाद सिद्धांत का वर्णन किया है, और फिडो में जिस तरह से सुकरात के वक्ता के रूप में प्लेटो ने रचना की है। तो एकेडमी के बाद की स्थापना रचनाएं रिपब्लिक और फिडस हैं, और उसके बाद हम प्लेटो के दार्शनिक रचनाओं का अंतिम चरण देखते हैं, जिनमें पार्मेनाइड्स, थ्रेटिटस, सोफिस्ट, फिलेबस, टीमियस और लॉस नाम के महान ग्रंथ की रचना प्लेटो ने की। प्लेटो के अगर दार्शनिक विषय वस्तु का अध्ययन करें तो हम 4 प्रकार के बहुत ही बड़े सिद्धांतों को देखते हैं। जो सबसे पहला सिद्धांत है, जो जिस तरह से उन्होंने थ्योरी ऑफ नॉलेज या ज्ञान के सिद्धांत को, या जैसे प्रत्यय का सिद्धांत या विज्ञानवाद भी कहते हैं, तो जिस तरह उन्होंने क्राफ्ट किया है, जिस तरह से उसकी रचना की है, उसके रचनाकार बने हैं, वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है ग्रीक दर्शन में। उसके बाद जो उन्होंने व्यवहार का सिद्धांत दिया है, थ्योरी ऑफ कंडक्ट जो प्लेटो की है, वो एक बड़ी रचना है। जिस तरह से थ्योरी ऑफ स्टेट या राज्य के सिद्धांत के बारे में जिनकी चर्चाएं हैं, वो बहुत ही बड़ी उपलब्धि और योगदान है ग्रीक दर्शन में। और उसी तरह जिस तरह से कॉस्मोलॉजी में जो ब्रह्मांड को समझने का, उसकी गति को समझने का, उसके स्वरूप को समझने का जो सिद्धांत, उनकी कॉस्मोलॉजी में उनके जो तर्क है, वो भी एक महान उपलब्धि और महान योगदान है ग्रीक दर्शन के लिए। अब प्लेटो पर पूर्ववर्ती ग्रीक दर्शन का प्रभाव हमें स्पष्ट दिखता है। जिस तरह से प्लेटो ने द्रव्य और स्वरूप की चर्चा की है, वहाँ द्रव्य और स्वरूप की चर्चा में हमें माइलेशन मत, थेलीज, एनेक्सिमेंडर, एनेक्सिमेनीज और एनेक्सिमेंडर का असीम सत्ता जो है, जो असीम सत्ता परम सत्य या विज्ञान में हमें दिखती है, या जो आइडिया ऑफ गुड में दिखती है बाद में चल करके। और उसी प्रकार हेराक्लिटस का जो परिवर्तन का सिद्धांत है, वो जो व्यवहार और परमार्थ का भेद किया है, या जो प्लेटो ने वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस और जो एक इंटेलिजिबल वर्ल्ड में एक जो बुद्धिगम्य संसार है, या जो बौद्धिक संसार है, या जो हमारी इंद्रियजन्य संसार है, या हमारे अनुभवों का संसार है, इसमें जो उन्होंने अंतर करके रखा हुआ है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उन्होंने हेराक्लिटस के परिवर्तन को लिया है। पार्मेनाइड्स के जो चिद्रपु सत्ता है, या जो महान सत्ता की कल्पना पार्मेनाइड्स करते हैं, एक नित्य विकारी अविनाशी जो सत्ता है, वो प्लेटो ने विज्ञान के रूप में परिवर्तित कर दी। और उसी प्रकार से आगे चल कर के सोफिस्ट का जो संदेह था, जो उनका जो संदेह था इस व्यवहारिक जगत को लेकर के, उसको भी प्लेटो ने व्यवहारिक सत्ता के आधार पर उसमें संदेह की संभावना को स्वीकार किया है। उन्होंने ये बताया है कि कहीं ना कहीं हमारी जो सतही विचार होते हैं, जो हमारे विश्वास होते हैं, या जो हमारे कंजेक्चर्स होते हैं, या गेसेस होते हैं, या जिन्हें हम कहें कि हमारे जो मत भी होते हैं, जो ओपिनियंस होती हैं, उनमें वो निश्चितता नहीं होती है, उनमें वो नित्य तत्व नहीं होता है, उनमें जो प्रत्यात्मक शक्ति नहीं होती है, जो उस एक ज्ञान को पुष्ट कर सकती है। यहाँ पर संदेह बना रहता है, यहाँ पर अनिश्चितता बनी रहती है। और इस तरह सोफिस्ट का दर्शन भी हम देखते हैं, प्लेटो को किस तरह से उनकी द्वंद्वात्मक पद्धति में एक संदेहवाद से ज्ञान के सिद्धांत की सिद्धि तक ले जाता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि प्लेटो पर पूर्ववर्ती ग्रीक दर्शन का पूरा प्रभाव हमें दिखता है, चाहे वो माइलेशन, मत हो, या पाइथागोरियन मत हो, या इलियाटिक स्कूल, या हम मत की बात करें, तो कहीं ना कहीं हमें प्लेटो के दर्शन में हेराक्लिटस, पार्मेनाइड्स और पाइथागोरस और एनेक्सागोरस, प्रोटैगोरस, इन सभी के दार्शनिक विचारों का समावेश दिखाई देता है। कहीं ना कहीं इन सभी का सामंजस्य प्लेटो अपने विज्ञानवाद या ज्ञान के सिद्धांत में करते दिखते हैं। अब हम इससे पहले कि हम प्लेटो के ज्ञान सिद्धांत की या विज्ञानवाद की चर्चा करें, हम दो बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक संवादों की चर्चा यहाँ करेंगे। एक
पहला है जो प्लेटो की एनोलॉजी है डिवाइडेड लाइन की, जो कि उन्होंने रिपब्लिक में व्यक्त की। जिस तरह से वो दिखाते हैं कि एक जो उनका तरीका है द्वंद्वात्मक तरीका, जिस तरह से वो दिखाते हैं कि एक सामान्य जगत में एक मनुष्य को एक साधारण अनुभव से या एक साधारण कंजेक्चर से या गेस से कैसे एक लेवल ऑफ डिग्रीज ऑफ या नॉलेज की बात करते हैं, कैसे उत्तर या ऊपर उसे कैसे ज्ञान की श्रेणियों के होते हुए अंतिम ज्ञान या अंतिम सत्य या नित्य प्रत्यय या जिसे विज्ञान कहते हैं उसका ज्ञान हो सकता है। तो इसको हम समझने का प्रयत्न करेंगे, किस तरह से प्लेटो ने अपनी एनोलॉजी ऑफ डिवाइड लाइन में किस तरह से इस एक संवेदनात्मक अनुभव से लेते हुए हमें एक स्पष्ट ज्ञान की प्राप्ति का जो दार्शनिक प्रक्रिया है उसके बारे में कैसे उन्होंने एक दार्शनिक विश्लेषण किया है, इसको हम समझने का प्रयत्न करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे इर्द गिर्द जो हमारे संसार, जो हमारा अनुभव का विषय है, जिसे हम ये कह सकते हैं सांसारिक जगत, या इसको जो प्लेटो कहते हैं वो ये है वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक तरफ तो वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जो हमारे संसार में प्रतीति का विषय है, जिसका अनुभव में होता है, जिसका हमें सेंस परसेप्शन होता है, और दूसरी तरफ हमारे मेंटल स्टेट्स हैं। जाहिर सी बात है ये वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स का जो हमें ज्ञान है या जो अनुभव है या जो प्रतीति है वो हमारे बुद्धि के मेंटल स्टेट से होता है। अब सर्वप्रथम हम जब इस एलेगरी ऑफ केव को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हमारे अंदर जो है वो इमेजिनेशन है, और इमेजिनेशन है, और इमेजिनेशन या जिसे हम कहें कि कल्पना, और कल्पना हमें किसी की भी हो सकती है कि वो चीज़ वहाँ पे हो या ना हो, हमारे मन में उसके लिए कल्पना आ सकती है, जिसको कंजेक्चर के लेवल पे, गेस के लेवल पे ही प्लेटो रखते हैं। और इसी से हमारे मन में एक जो मानसिक प्रक्रिया होती है जिसे बोलते हैं इमेजिनिंग, इमेजिनेशन से ही इमेजिनिंग बनती है। और जो हमारे जो ऑब्जेक्ट का जो ज्ञान है या जो हमें हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं, जो ऑब्जेक्ट्स की का जो अनुभव होता है, उसके लिए हमारे अंदर जो चीज़ें हैं वो है बिलीफ्स, जिसे वो बिलीफ्स कहते हैं। इसके लिए हमारे अंदर विश्वास होते हैं। तो ये दोनों ही जो स्तर हैं उसे हम कहेंगे वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस। ये दोनों ही प्रतीतियाँ, ये जो दोनों प्रकार के जो अनुभव हैं वो हमारे व्यवहारिक जगत के अनुभव हैं, या जिन्हें हम वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस कहेंगे, जिसमें हमारी इमेजिनिंग है और जो बिलीफ है। तो इमेजिनिंग और बिलीफ दोनों ही से जो हमारा जो फॉर्म होता है उसे हम मत बोल सकते हैं। कोई भी हम मत बनाते हैं, ओपिनियन बनाते हैं, लेकिन ओपिनियन किसी बात की तरफ तो हमें इशारा करती है, लेकिन ओपिनियन अपने आप में एक कोई जस्टिफाइड सिस्टम नहीं होता। ओपिनियन ही होता है, मत ही मात्र होता है। उसका किसी ज्ञान से जब तक उसके ज्ञान से पुष्टि ना हो, या जब तक उसकी जस्टिफिकेशन ना हो किसी ज्ञान के सिद्धांत से, तब तक हमारी कल्पना और हमारे विश्वास दोनों ही खंडित हो सकते हैं। दोनों से ही हमें असत ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए जो वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस है उसमें ऑब्जेक्ट सेंस परसेप्शंस हैं या इमेजिनेशन है, उनको ये प्लेटो रखते हैं। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स की बात कर सकते हैं। मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स में जाहिर सी बात है ज्यामिति संरचना, रेखाखंडित, त्रिभुज, वृत्त की जो संरचनाएं हैं जो हम बनाते हैं अपने मानव मस्तिष्क से, वो रचनाएं उनके लिए जो मेंटल स्टेट्स चाहिए, जो मानव बुद्धि का की जो क्षमता है, उसकी हम बात करेंगे, वो है थिंकिंग। इसके लिए हमें थिंकिंग की ज़रूरत होती है या चिंतन शक्ति की ज़रूरत होती है। ये भी एक तरह का अपना एक ज्ञान है। तो
तो हमें जो समझ है प्रत्ययों की धीरे धीरे उत्तरोत्तर हम देखते हैं, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते आते हैं तो हमारे मेंटल स्टेट्स का जो एक लेवल है, या जो मानसिक शक्ति, चिंतन शक्ति का जो स्तर है वो भी बढ़ रहा है, पुरस्कृत हो रहा है। जहाँ हम इमेजिनिंग से बिलीफ थिंकिंग की ओर अग्रसर होते हैं, तो मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए हमें थिंकिंग चाहिए, और उसके ऊपर हमें इसको समझने के लिए, क्योंकि मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स के जो त्रिभुज, जो वृत्त हम जो खींचते हैं हमारे मस्तिष्क, वो सतवृत्त नहीं है, वो केवल एक अभिव्यक्ति है उन फॉर्म्स की जिनकी प्लेटो चर्चा करते हैं, क्योंकि फॉर्म्स जो हैं यही ज्ञान की विषय वस्तु है, या किसी भी सत्ता का जो परम सत्य है वो फॉर्म्स है, और फॉर्म से ही अरस्तु का मानना है हमें नॉलेज या ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान जो एक समस्या, जो इस स्तर पे एक समस्या बनता है, जिसके सोफिस्टों ने समस्या का रूप दिया, वो समस्या ज्ञान के रूप में परिवर्तित होने के लिए ये जो प्लेटो ने जो एनालॉजी दी है डिवाइड लाइन की, वो बहुत ही एक खूबसूरत तुलना है। और जिस तरह से हम समझ पाते हैं एक व्यवहारिक जगत जो वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस है, और जो ये वर्ल्ड है जिसमें मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स, फॉर्म्स, और अल्टीमेटली इसकी प्लेटो बात करते हैं जिसको वो कहते हैं द गुड, द आइडिया ऑफ गुड, या द गुड की संज्ञा देते हैं। और द गुड के लिए हमें क्या चाहिए, वो हमारे लिए इंटेलेक्ट होना चाहिए। गुड के लिए आपके अंदर एक इंटेलेक्ट चाहिए। हम यहाँ से देखते हैं कैसे इमेजिनिंग से बिलीफ, थिंकिंग, नॉलेज और इंटेलेक्ट तक का जो ज्ञान का स्तर है, तो यहाँ पर एक बात तो ये नज़र आती है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ड्स, दो तरह के दुनिया हो सकते हैं हमारे दर्शन में। एक दुनिया को हम कह सकते हैं जो हमारी व्यवहारिक दुनिया है, जो हमारी इंद्रियजन दुनिया है, जो हमारे आभासों की दुनिया है, जो अपीयरेंसेस की दुनिया है, जहाँ पे सत्य ज्ञान की संभावना निश्चित नहीं होती, क्योंकि इस दुनिया से ही इस सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस कैन नॉट डिसाइड द राइट काइंड ऑफ नॉलेज, बिकॉज अपीयरेंसेस कैन नॉट डिसाइड द ट्रूथ एंड नॉलेज। तो अपीयरेंसेस के आधार पर, या बिलीफ्स या इमेजिनिंग के आधार पर हम मत तो बना सकते हैं, ओपिनियन तो बना सकते हैं, बट ये सारे मत हमारे कंजेक्चर हैं, गेसेस हैं, जिनको हम निश्चित ज्ञान की अवधारणा नहीं दे सकते। निश्चित ज्ञान के लिए आगे हमें चिंतनशीलता चाहिए। हम गणित में उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं या उसके आगे बढ़ते हैं तो हम फॉर्म्स को जानते हैं, क्योंकि ऐसे प्लेटो कहते हैं कि इस व्यवहार में हर एक चीज़ जो हमें दिखती है, व्यक्ति, चीज़ें, क्रियाएं, गति, सबके अपने विज्ञान हैं, सबके अपने फॉर्म्स हैं। और उस फॉर्म्स के ऊपर भी एक जो प्लेटो ने एक जो सत्ता बिठाई है, इसे द गुड बोलते हैं, जिसे शिव तत्व भी बोलते हैं, आगे इसकी चर्चा हम करेंगे, जिसका बहुत ही बड़ा योगदान है पूरी विश्व में सामंजस्य, संरचना और गति को देने के लिए, जहाँ पे ईश्वर भी इस द गुड से ही संचालित है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे द गुड इंटेलेक्ट से ही समझ सकते हैं। द गुड एक ऐसी स्वानुभूति है जिसे निर्विकल्पक अनुभूति प्लेटो कहते हैं, जिसको हम शायद थिंकिंग या नॉलेज या बिलीफ, इमेजिनिंग से नहीं समझ सकते। इसको समझने के लिए हमें एक स्वानुभूति, निर्विकल्पक अनुभूति की ज़रूरत है, जो शुद्ध बुद्धि, शुद्ध चिंतन से ही संभव है। तो इस तरह से हम देखते हैं कैसे प्लेटो द्वंद्वात्मक तरीके से जो ज्ञान की समस्या है उससे ज्ञान की प्रतिष्ठा तक कैसे ले जाते हैं, और कैसे जो अनिश्चित और अज्ञान की अवस्था है उससे बढ़कर आगे कैसे उत्तरोत्तर आगे बढ़ते हुए निश्चित ज्ञान की तरफ ले आते हैं और ज्ञान की स्थापना करते हैं। आगे के चर्चा में हम अब एक और अन्य महत्वपूर्ण प्लेटो की जो एलेगरी ऑफ द केव है, जो कि उनके रिपब्लिक में जिसकी चर्चा हुई है, उसका डिस्कशन करेंगे, क्योंकि प्लेटोस की जो ये एनालॉजी ऑफ डिवाइड लाइन है, इसका बहुत बड़ा महत्व है उनके विज्ञानवाद को समझने में, उनके व्यवहार और परमार्थवाद को समझने में, उनके ज्ञान की प्रक्रिया को समझने में, उनके द्वंद्वात्मक दर्शन की प्रक्रिया को समझने में, या उनके कैसे उन्होंने अन्य विचारों का सामंजस्य किया उसको समझने में एक बहुत बड़ा योगदान है प्लेटोस की एनालॉजी ऑफ द डिवाइड लाइन का, जो कि उन्होंने रिपब्लिक में डिस्कस की है। अब आगे हम प्लेटो की जो एलेगरी ऑफ द केव है उसके बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। आगे हम इस व्याख्यान में अब प्लेटो की अन्य महत्वपूर्ण एलेगरी ऑफ द केव, जो उनका गुफा का उद्धरण है, जिसके माध्यम से वो एक बार फिर से एक तरीके से समझाने का प्रयत्न करते हैं कि ज्ञान के स्तर, ज्ञान की प्रवृत्ति और व्यक्ति को ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, वो कैसे वह ज्ञान अपीयरेंस में रहता है। इसका बहुत ही अच्छा डिस्कशन या उद्धरण प्लेटो की एलेगरी ऑफ द केव, जो कि रिपब्लिक में जिसकी चर्चा हुई है, उसके बारे में थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे। तो प्लेटो का जो एलेगरी ऑफ द केव है वो इस तरह के गुफा का उद्धरण है
जिसमें हम देखते हैं कि प्लेटो ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको दिखाया है, जहाँ पर एक अग्नि, यहाँ पे एक आग जल रही है और आग के बाद जस्ट एक रोडवे है, जिसे रास्ता कहेंगे, और रोडवे के बाद दिखाते हैं कि यहाँ पे कुछ प्रिजनर्स हैं जो कैदी हैं। कुछ लोगों को एकदम बांध के रखा गया है, जंजीरों में जकड़ के रखा गया है इस तरह से कि वो केवल सामने ही देख सकते हैं, वो हाथ पैर को हिला डुला नहीं सकते, अपनी किसी परिस्थिति को बदल नहीं सकते हैं। और कैदियों के बिल्कुल सामने एक पूरी एक वॉल है, एक दीवार है यहाँ पे, और दीवार में उन्हें चित्र दिखाई देते हैं। जब भी कोई व्यक्ति यहाँ से गुजरता है, आग के सामने से कोई चित्र लेकर के, उसकी जो प्रतिकृति है वो इस दीवार पर बनती दिखाई देती है। इस तरह से जो एलेगरी ऑफ केप का एक जो बहुत ही अच्छा खूबसूरत उदाहरण दिया है, आग यहाँ पे है, आग के बाद यहाँ से जो लोग आते हैं, पपेट्स लेके आते हैं, कोई भी चीज़ लेके आते हैं, उनकी खुद की जो प्रतिबिंब है या कैदियों का खुद का भी प्रतिबिंब इस दीवार पर दिखता है। इस तरह से उन्हें चीज़ों का ज्ञान होता है, या जो आवाज़ें होती हैं पीछे उनके आ रही होती हैं वो उनको सुनाई देती हैं। तो इस एलेगरी ऑफ के जो प्लेटो है ये समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह ये जो कैदी व्यक्ति हैं ये अपनी स्थिति को बदल नहीं सकते हैं, घूम नहीं सकते हैं, इन्हें केवल वही दिखता है जो इनके पीछे कुछ लोग पपेट्स की तरह या कुछ चीज़ें लेकर के गुजरते हैं, और उसी की इमेजेस जब यहाँ बनती हैं, प्रतिबिंब बनते हैं, इस तरह से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो एलेगरी ऑफ केप एक बहुत बड़ा उदाहरण है समझने के लिए कि जिस तरह से हमें इस व्यवहार जगत में प्रतीतियाँ नज़र आती हैं, ठीक वैसे ही इन कैदियों को भी प्रतीतियाँ ही नज़र आती हैं, और उन्हें जो ज्ञान का जो वास्तविक विषय है वो नहीं दिखता। ना वो देख सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते, वो इनचेंड हैं। जिस तरह से जो ज्ञान का वस्तु है या ज्ञान का विषय है, या जिसे हम कहें ज्ञान का विषय वस्तु, ये उनके लिए उपलब्ध नहीं है, वो उसे वास्तविक रूप से नहीं देख सकते, वो उनकी केवल आभासिक प्रतीतियाँ जो कि इस दीवार पर बनती हैं वो देखते नज़र आते हैं। इस प्लेटो की एलेगरी ऑफ केव को हम अगले व्याख्यान की चर्चा में आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले कि हम इस व्याख्यान को समाप्त करें, एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि आज हमने इस व्याख्यान में क्या क्या अध्ययन किया। तो सर्वप्रथम हमने जो व्याख्यान की शुरुआत की वो इस बात को समझने से की कि कैसे इस ग्रीक दर्शन का विकास हुआ, और उस ग्रीक दर्शन में कैसे तत्वमीमांसी, ज्ञान मीमांसी, उन तार्किक संरचनाओं का विकास हुआ, और कैसे ग्रीक दर्शन ने जो ज्ञान और व्यवहार की समस्या सोफिस्टों के लिए उत्पन्न कर दी, और उसके बाद के काल में दार्शनिकों ने जिस तरह से स्वतंत्र चिंतन और जिस तरह से नीति शास्त्र में, धर्मशास्त्र में, दर्शन शास्त्र में, राजनीति शास्त्र में, कला, अन्य प्राकृतिक विज्ञानों में जिस तरह का विकास किया, और जिस तरह से दार्शनिक क्रिटिकल थॉट की तरह एक आलोचनात्मक संवाद के दर्शन को लेकर आगे चले, दार्शनिक पद्धतियों को लेकर आगे चले, उसने कहीं ना कहीं कई तत्वमीमांसी, ज्ञान मीमांसी संरचनाओं का दर्शन में विकास किया। उसके बाद हमने ग्रीक प्रबोधन काल को समझा कि ग्रीक का प्रबोधन काल के कारण क्या थे, कैसे कॉस्मोगोनीज और थियोगोनीज के आगे जा कर के किस तरह से ग्रीक दर्शन ने इस विश्व की व्याख्या करने का प्रयास किया, परमाणुवाद के आधार पर व्याख्या की, परिवर्तन सत्ता के नियम या यूनिफॉर्म लॉस के आधार पर व्याख्या की, या उसके आगे जा कर के जिस तरह सोफिस्टों ने अपने ज्ञान के संबंध में अपने तर्क दिए, और जिस तरह से जो एथेंस है वो अपने आप में एक ऐसी नगरी बन के उभरा जो वाणिज्य, व्यापार, नीतिशास्त्र, दर्शन, धर्मशास्त्र, राजनीतिशास्त्र सबके लिए एक सुगम केंद्र बन गया। इन सभी कारकों ने ग्रीक में एक प्रबोधन काल को जन्म दिया। उसके बाद हमने सोफिस्ट दर्शन का ग्रीक दर्शन के विकास पर प्रभाव देखा, उनके संदेहवाद का प्रभाव देखा, उनके फिलॉसफी को एज ए क्रिटिकल थॉट के रूप में डेवलप करने का प्रभाव देखा, स्वतंत्र चिंतन किस तरह से डेवलप हुआ ये देखा, और किस तरह से सोफिस्ट दर्शन ने नीति शास्त्र के दर्शन को आगे विकसित किया। आगे की चर्चा में हमने ये भी देखा कि किस तरह ग्रीक एवं सोफिस्ट दर्शन का सुकरात के दर्शन पर प्रभाव पड़ा, और सुकरात के दार्शनिक शैली ने किस तरह से संदेहवाद, संवादात्मक, प्रत्यात्मक, अनुगुणात्मक और निगुणात्मक तत्वों ने किस तरह से आगे के दार्शनिकों को प्रभावित किया। उसके बाद हमने प्लेटो के जीवनी के बारे में थोड़ा चर्चा की, और जो उनकी रचनाएँ थी उनको देखा, और उसके बाद जो उनके सिद्धांत थे उनकी चर्चा की, और
फिर हमने ये देखने का प्रयास किया कि प्लेटो पे कैसे उनके पूर्ववर्ती ग्रीक दर्शन का माइलिशियन, पाइथागोरियन, इलियाटिक, सोफिस्ट मतों का प्रभाव पड़ा। और उसके बाद हमने ये चर्चा की किस तरह प्लेटो अपने द्वंद्वात्मक दार्शनिक पद्धति के आधार पर ज्ञान जो कि समस्या है जो वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस में या व्यवहारिक जगत में, उससे लेकर कैसे वो ज्ञान की समस्या को ज्ञान की सिद्धि तक ले आते हैं और सोफिस्टों के जो संदेहवाद का खंडन करते हैं और सुकरात के विज्ञानवाद या ज्ञान के सिद्धांत का एक बहुत ही सामंजस्यपूर्ण तरीके से मनन करते दिखते हैं। आगे हमने चर्चा की कि किस तरह से प्लेटो के एलेगरी ऑफ केव अपने आप में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है इस बात को समझने के लिए कि किस तरह ज्ञान के स्तर हैं और किस तरह से लोगों में एक जो प्रवृत्ति है अज्ञान की वो बनी रहती है और कैसे उनको उनके ज्ञान का विरोध कैसे होता है और फिर ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है और ज्ञान की प्राप्ति संभव है कि नहीं है, ये बहुत ही दुरूह कार्य है। और इसके लिए प्लेटो ने ये जो एलेगरी ऑफ द केव का जो रिपब्लिक में एक उदाहरण दिया है वो बहुत ही समीचीन है और बहुत ही खूबसूरत है दार्शनिक विकास में। आगे की चर्चा को हम अगले व्याख्यान में ले जाएंगे जहां हम प्लेटो के कुछ अन्य सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। हम प्लेटो के विज्ञानवाद को समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम उनके ज्ञान मीमांसीय लॉजिकल आर्ग्यूमेंट स्वरूप की दृष्टि से उनके विज्ञानवाद को समझेंगे, उद्देश्य की दृष्टि से उसकी चर्चा करेंगे, तत्वमीमांसीय सत्ता की दृष्टि से विज्ञानवाद का विश्लेषण करेंगे और रहस्यात्मक दृष्टि से भी विज्ञानवाद का विश्लेषण करेंगे। और अंततः हम अगले व्याख्यान में प्लेटो की आत्मा की अमरता का सिद्धांत और उसके गुणों की चर्चा करेंगे। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जिनके आधार पर मैंने इस व्याख्यान को तैयार किया है। ये आपके भी दार्शनिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।